सोचिए, एक सरकारी फैसला जो सिर्फ कोई आर्थिक नीति न हो बल्कि एक हथियार बन जाए, और एक ऐसा हथियार जिसने सरहद के उस पार एक पूरे के पूरे आपराधिक साम्राज्य को समझिए घुटनों पर ला दिया। 8 नवंबर 2016। तारीख तो सबको याद ही होगी। रात का वक्त था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ शब्दों ने मानो पूरे देश की सांसें ही रोक दी कि आज आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मतलब अब वो महज कागज के टुकड़े थे। इस एक ऐलान ने पूरे भारत में समझिए एक भूचाल सा ला दिया। लेकिन पता है, इस फैसले का जो सबसे बड़ा झटका था, इसका जो असली एपिसेंटर था, वो दिल्ली या मुंबई नहीं था। नहीं, वो था सरहद के उस पार, पाकिस्तान के कराची शहर में। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर भारत की एक फाइनेंशियल पॉलिसी पाकिस्तान में बैठे एक अरबों डॉलर के क्रिमिनल एम्पायर को तबाह कैसे कर सकती थी। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। भारत के इस ऐतिहासिक ऐलान के सिर्फ 26 दिन बाद कराची में इस पूरे एम्पायर के सरगना जावेद खनानी की लाश मिलती है। लेकिन ये साम्राज्य, ये इतना बड़ा एम्पायर आखिर बना कैसे था? ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ आखिर खड़ा कैसे हुआ। इस कहानी की जड़ें जाती हैं 1947 में, जब अब्दुल सत्तार खनानी भारत से पाकिस्तान गए और कराची में फुटपाथ पर एक छोटी सी करेंसी एक्सचेंज की दुकान खोली। बहुत ही मामूली शुरुआत। फिर 1961 में उनके जुड़वा बेटे हुए, जावेद और अल्ताफ। 80 का दशक आते आते इन दोनों भाइयों ने कारोबार संभाल लिया और उसे बहुत तेजी से फैलाया। और फिर 90 के दशक में उन्होंने हनीफ कालिया के साथ मिलकर खन्नानी एंड कालिया इंटरनेशनल यानी KKI की नींव रखी। और इनकी ग्रोथ देखिए कितनी जबरदस्त थी। देखते ही देखते KKI ने पाकिस्तान के पूरे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 40% हिस्से पर कब्जा कर लिया। 40%! मतलब वो मार्केट के बेताज बादशाह बन चुके थे। लेकिन ये जो सफेदपोश कंपनी सबको दिख रही थी ना, इसकी आड़ में एक बहुत ही स्याह, एक छिपा हुआ कारोबार भी फल फूल रहा था। KKI असल में अंडरवर्ल्ड का प्राइवेट बैंक बन चुका था। और उनके इस काले कारोबार की जान क्या थी? हवाला। अब ये पैसा ट्रांसफर करने का एक सदियों पुराना सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ भरोसे पर चलता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत, पैसा फिजिकली बॉर्डर क्रॉस नहीं करता और पीछे कोई कागजी निशान भी नहीं छूटता। तो ये काम कैसे करता था, चलिए समझते हैं। मान लीजिए किसी को कराची से दुबई पैसा भेजना है। वो कराची में खनानी के एजेंट को कैश देगा। अब कराची वाला एजेंट दुबई के एजेंट को बस एक फ़ोन या एक मैसेज करेगा और दुबई का एजेंट अपनी जेब से पैसा रिसीवर को दे देगा। बस दोनों एजेंट अपना हिसाब किताब बाद में करते रहेंगे। मतलब पैसा बिना बॉर्डर पार किए ही पहुंच गया। सिंपल, फास्ट और सबसे ज़रूरी, पूरी तरह से अनट्रेसेबल। तो अब सवाल ये है कि इस नेटवर्क के जरिए ये खनानी भाई हर साल कितना पैसा घुमा रहे थे। ये आंकड़ा सच में होश उड़ाने वाला है। 14 से 16 अरब डॉलर, जी हाँ, बिलियन डॉलर्स। ये इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया के कई छोटे देशों की तो कुल GDP भी इससे कम है। और इनके क्लाइंट्स कौन थे? सुनिए, दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से लेकर मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स तक, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल्लाह और तो और तालिबान और अल-कायदा जैसे संगठन भी अपने काले पैसे को साफ करने के लिए खनानी की इसी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उनका सबसे खतरनाक कारनामा अभी बाकी था, और वो था भारत के खिलाफ एक सीधी आर्थिक जंग। उन्होंने जाली भारतीय नोट छापने का एक विशाल नेटवर्क खड़ा कर लिया। और ये कोई मामूली जाली नोट नहीं थे। नहीं, इन्हें सुपर नोट्स का नाम दिया गया था। और क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल असली जैसे थे। वही सिक्योरिटी पेपर, वही वाटरमार्क, वही खास फाइबर, सब कुछ हूबहू कॉपी किया गया था। ये इतने परफेक्ट थे कि कई बार तो ATM मशीनें भी धोखा खा जाती थी। और इन जाली नोटों का असर बहुत ही भयानक था। 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों की फंडिंग इसी पैसे से हुई। इन नोटों ने इंडियन मार्केट्स में महंगाई को बेतहाशा बढ़ाया और असली रुपये की कीमत गिराकर धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव को खोखला कर दिया। तो अब खनानी भाई सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। और जाहिर है अब वो दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ चुके थे।
और फिर शुरू हुआ एक बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल का स्टिंग ऑपरेशन। इसे लीड कर रही थी अमेरिका की DEA। उनके अंडरकवर एजेंट्स ड्रग स्मगलर बनकर अल्ताफ के नेटवर्क में घुस गए। एक स्काइप कॉल पर अल्ताफ ने बड़े घमंड से कहा था, पैसा चाहे खून से सना हो या कोकीन से, खनानी की मशीन से गुजरकर वो पाक साफ हो जाता है। अच्छा, तो DEA ने कुछ छोटे टेस्ट ट्रांजैक्शन किए जो सफल रहे और फिर अल्ताफ को पनामा में एक मीटिंग के लिए फंसाया गया। सितंबर 2015 में जैसे ही वो पनामा एयरपोर्ट पर उतरा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक भाई तो अब मियामी की जेल में था और साम्राज्य को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान में जो असली मास्टरमाइंड था, जावेद खनानी, वो हजारों करोड़ के जाली नोटों के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अब भी चला रहा था। और अब हम कहानी के उसी मोड़ पर वापस आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। वो पल जब ये पूरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तारीख 8 नवंबर 2016। भारत सरकार का नोटबंदी का ऐलान। ये ऐलान खनानी बंधुओं के सबसे बड़े हथियार, उनके जाली नोटों के साम्राज्य पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह था। सिर्फ एक रात में जावेद खनानी के गोदामों में पड़े हजारों करोड़ के वो सुपर नोट्स, जिन्हें बनाने में सालों की मेहनत और प्लानिंग लगी थी, वो सब रद्दी के ढेर में बदल गए। एक ही झटके में वो टेक्निकली दिवालिया हो चुका था। अब सोचिए कि जावेद पर चारों तरफ से दबाव कैसे बढ़ रहा था। एक तरफ नोटबंदी ने उसे रातों रात कंगाल कर दिया था, दूसरी तरफ दाऊद और आतंकी संगठन अपना पैसा वापस मांग रहे थे, तीसरी तरफ जेल में बंद उसका भाई अल्ताफ एक एक करके सारे राज खोल रहा था, और शायद सबसे बढ़कर अब वो पाकिस्तानी डीप स्टेट के लिए एक जिंदा सबूत, एक बोझ बन चुका था। और फिर नोटबंदी के ठीक 26 दिन बाद 4 दिसंबर 2016 को जावेद खनानी की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं है, ये खुदकुशी थी या कत्ल? खनानी साम्राज्य का अंत एक ऐसे रहस्य के साथ हुआ जो शायद कभी नहीं सुलझेगा। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक आर्थिक फैसला कभी-कभी सबसे घातक हथियार भी साबित हो सकता है।